हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्ट्रेंथ चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के जो दो वंश बचे थे, एक सैयद वंश और जो सबसे लास्ट वाला वंश था लोधी वंश, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों को एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो इजीली जो है एक ही वीडियो में हो जाएंगे। फिर हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे, तो जो मेडिवल इंडिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन हम फिर आगे आधुनिक भारत जो है उसको या तो एक में कवर करेंगे या फिर टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट बनता होगा उसको कवर करेंगे। ओके, तो आज जो हमारा रहने वाला है वो है सैयद वंश और लोधी वंश। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था और आपको बिल्कुल लास्ट में हमने यही चीज पढ़ी थी कि तुगलक वंश को खत्म करने में जिसका हाथ रहा वो था तैमूर लंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम तैमूर लंग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन था तैमूर लंग, कैसे उसने भारत पर आक्रमण किया, कहाँ का रहने वाला था। थोड़ी बहुत चीजें जो हैं तैमूर लंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, कब जो था उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग की अगर बात करें तो तैमूर जो था ये उज्बेकिस्तान में जो है इसका जन्म हुआ था। तो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तैमूर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो उज्बेकिस्तान में जो था इसका जन्म हुआ था। एक कट्टर तुर्क मुसलमान था ये, जिसने तैमूरी राजवंश की जो है स्थापना की थी। ठीक है, ओके। तैमूर जो था ये चंगेज खां की तरह ही जो है पूरे संसार को अपनी शक्ति से रोनना चाहता था और सिकंदर की तरह जो था ये विश्व विजय की कामना जो था रखता था। ठीक है, तो तैमूर की अगर हम बात करें तो इसको जो है बहुत ज्यादा निष्ठुर और रक्त पिपासु यानी कि जो खून का प्यासा होता है वो माना जाता है। इसने बहुत से लोगों का जो है कत्ल करवाया। ठीक, तैमूर ने जो है समरकंद के मंगोल शासक थे। कहाँ के? समरकंद के मंगोल शासक। इसके मरने के बाद जो था समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ओके, और यहीं से इसने अपना जो विजय अभियान था यानी कि जो अलग अलग भाग थे उनको जीतने का जो अभियान था वो शुरू किया। ठीक है, 1380 से लेकर 1387 के बीच इसने बहुत सारी जगहों को जो है अपने अधीन किया, चाहे वो फारस है, अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, कुर्गिस्तान है, इन सब को जो था तैमूर ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक इसने अपना अधिकार जमा लिया। फिर उसके बाद जब इसने इतनी सारी जगह जीत ली तो इस आखिर में फिर इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। ठीक है, तो इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले इसने क्या किया? ऑब्वियसली इनका मोटिव क्या था? इस्लाम का प्रचार करना था। साथ साथ जो भी मूर्तियां थी उनको तोड़ना, मूर्ति पूजा को विध्वंस करना या मूर्ति पूजक जो थे उनको विध्वंस करना, ये जो था काम इसका था। तो इसने इस तरीके से किया, भारत की संपत्ति को इसने लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, और 1398 1398 1398 में सबसे पहले तैमूर ने जो था भारत पर आक्रमण किया सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय में। किसके समय में? सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय में जो था इसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक, और इस आक्रमण में जिसने इसका साथ दिया वो था खिज खां। अब खिज खां यहाँ नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सैयद वंश पढ़ेंगे उसकी जो स्थापना की वो किसने की? खिज खां ने की थी। ठीक है, तो इसने जो थी तैमूर की हेल्प की थी आक्रमण करने में। ठीक, तो फिर इसने जो भी हिस्सा जीता था वो सब जो था ये खिज खां को जो देकर जो था वहां से चला गया था। ओके, एक इसको तैमूर लंग क्यों कहा जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एक दुर्घटना में इसका जो पैर था या कह लीजिए कि ये जो है लंगड़ा हो गया था, जिस कारण इसको तैमूर लंग के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये बस चीजें याद रखिए। इसका जो आक्रमण था वो 1398 में हुआ, ये याद रखना है। मूर्तियों को जो नष्ट किया वो तैमूर लंग ने किया। ठीक, ये सारी चीजें बस इसमें याद रखिए। ठीक, चलिए अभी हम आते हैं सैयद वंश के बारे में पढ़ रहे थे। एकमात्र शिया वंश के रूप में सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक जो था शासन किया और तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना जो थी की। यह वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी वंश था। तुर्क जाति का ये क्या था? आखिरी वंश था। सैयद वंश के जो शासक हुए तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले सैयद खिज खां जो 1414 से लेकर 1421 तक रहा। ओके, मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर
1445 तक, और फिर आलम शाह था जो कि 1445 से लेकर 1476 ईस्वी तक जो था रहा था। ठीक है। खिज खां ने जो थी सैयद वंश की स्थापना की। खिज खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। खिज खां ने सुल्तान की उपाधि की जगह रैयत ए आला की उपाधि, ये क्वेश्चन आता है कि खिज खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी सुल्तान की बजाय, तो इसने रैयत ए आला की उपाधि जो थी धारण की थी। जब भारत को लूट कर तैमूर लंग वापस जा रहा था तो इसने खिज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग जब वापस आ रहा था तो उसने खिज खां को कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ का शासक जो था उसको नियुक्त किया था। तीनों नाम याद रखिए कि मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, यहाँ का शासक नियुक्त किया गया किसको? खिज खां को। ठीक है। खिज खां के शासन में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध जो थे ये पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। खिज खां अपने सिक्कों पर तुगलक मतलब जो तुगलक सुल्तान थे उसका नाम भी जो था खिज खां ने खुदवाया था। ठीक। फरिश्ता ने खिज खां को एक न्यायप्रिय और उदार शासक जो है बताया है। उसके बाद आता है मुबारक शाह। उनके पुत्र थे मुबारक शाह, जिसने दिल्ली की सत्ता जो थी अपने हाथ में ली और अपने पिता के विपरीत अपने आप को सुल्तान के रूप में जो था इसने घोषित किया। बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, खिज खां था जो मेन था यहाँ पे। ठीक। मुबारक शाह के कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। यमुना नदी के किनारे 1414 ईस्वी में मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना। ये मुबारकबाद नगर की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो ये मुबारक शाह ने की। मुबारक शाह ने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और इस प्रकार विदेशी स्वामित्व का जो था उसने अंत किया। शाह की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के इसने जारी करवाए। ठीक है। मुबारक शाह के समय पहली बार दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख भी जो है मिलता है। मुबारक ने अपने दरबार में विद्वान वाया बिन अहमद सर हिंदी को अपना राज्य प्रदान किया था, जिसके ग्रंथ तारीख मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक। तारीख मुबारक शाही किसका ग्रंथ है, किसने लिखा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो विद्वान वाया बिन अहमद सर हिंदी का जो है ये ग्रंथ है। ये मुबारक शाह के काल की जानकारी आपको इसमें से मिलेगी। ठीक है। चलिए जी, फिर आते हैं मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के दत्तक पुत्र थे ये मोहम्मद शाह। इनको वजीर सरवर उल मुल्क और अन्य अमीरों से मिलकर 1434 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खाने खाना की उपाधि जो थी दी। मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था और शासन पर पूर्ण नियंत्रण वजीर सरवर उल मुल्क का था। ठीक है। मोहम्मद शाह के शासक बनते ही वजीर ने शस्त्रागार, राजकोष और हथियारों पर क्या कर लिया? आधिपत्य कर लिया। मोहम्मद शाह को मारने के लिए वजीर सरवर उल मुल्क षड्यंत्र कर रहा था। इससे पहले ही मोहम्मद शाह ने वजीर और उसके समर्थकों को मार दिया। मोहम्मद शाह ने कमाल अल मुल्क को जो है नया वजीर जो था बनाया था। 1440 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों में क्या हो गई? संधि जो थी हो गई थी। ठीक है। बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा जो है दी थी, बहलोल लोदी को। उसके बाद आता है आलम शाह। आलम शाह या इसको अलाउद्दीन शाह भी के नाम से भी जानती है, मोहम्मद शाह का पुत्र था और 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने इसके पुत्र को अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि से राज्य का शासक घोषित किया। बहुत कमजोर और अयोग्य था और इसने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज शासन बहलोल लोदी को दे दिया। 1476 में अलाउद्दीन शाह की मृत्यु जो थी हो गई थी। देखिए वैसे अगर शासन देखें हम तो 1451 तक ही रहा था, लेकिन आलम शाह जो रहा वो 1445 से लेकर 1476 यानी कि उसकी जो मृत्यु थी वो 1476 में थी। तो हमने जो शुरू में पढ़ा कि जो कार्यकाल रहा मतलब जो हमारा सैयद वंश रहा वो 1414 से लेकर कब तक रहा? 1451 तक रहा। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए लोधी वंश, तो लोधी वंश की शुरुआत आप 1451 से ही मानिएगा, क्योंकि 1451 में ही जो है बहलोल लोधी जो था उसको दिल्ली का राज सिंहासन मिल गया था। ठीक है। चलिए, सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह के राज्य त्याग के बाद बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की और यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा। 1526 सबको याद है, पानीपत का जो था युद्ध हुआ था और जो मुगल थे वो मतलब मुगल वंश की जो है स्थापना वहां से होती है। ठीक है, बाबर के द्वारा। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश था जो कहां से था? अफगान मूल से था। अब हम पढ़ रहे थे कि सारे कहीं ना कहीं तुर्क थे। ठीक है, कोई इल्बारी तुर्क था, कोई दूसरी जाति का था, लेकिन थे सारे के सारे तुर्क ही। लेकिन ये अकेला वंश था जो अफगान मूल से था। ठीक। लोधी वंश के शासक अगर आप देखेंगे तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी का शासन देखिए 1451 से शुरू होता है और 1489 तक रहता है।
फिर आता सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है। बहलोल लोदी को जो है क्या कहा जाता है, लोदी वंश का संस्थापक कहा जाता है। इनके पिता का नाम जो था ये मलिक काला था, और दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था, ये क्वेश्चन आता है। तो पहला अफगान शासक कौन था, बहलोल लोदी ही था। ठीक है, चलिए देखिए, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। इसके पिता का नाम मलिक काला था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसे बहलोल लोदी ने 1451 में अपने पक्ष में दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बहलोल लोदी दिल्ली का पहला अफगान शासक था। हालांकि खिलजी भी अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन वे मूलतः कहाँ के थे, तुर्की के थे। तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तुर्की से आकर ये अफगानिस्तान में बसे थे। फिर वहां का जो एक एरिया था उसको जो है खिलजी कहा जाता था, और फिर उस जो जाति वहां पर बसी हुई थी उसको भी फिर खिलजी के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, जहां पहले शर्की वंश का जो था स्वतंत्र शासन था। बहलोल लोदी के द्वारा चलाए गए सिक्के जो है कौन से सिक्के कहलाए, बहलोली सिक्के, जो अकबर के समय तक चलन में रहे। बहलोल लोदी की मृत्यु मिलावली में 1489 में जो थी हो गई थी। फिर आता है सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक सॉरी। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र निजाम खान सिकंदर शाह के नाम से 1489 ईस्वी में सुल्तान बना। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पहले ही, आगरा की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने की। अब अगर आपसे सन पूछा जाए कि किस सन में हुई थी, तो 1504 ईस्वी में जो है आगरा की स्थापना की थी किसने, सिकंदर लोदी ने। और 1506 में आगरा को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, किसने, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने जमीन की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, गज ए सिकंदरी पैमाइश, जमीन की पैमाइश के लिए ये प्रचलन किया था किसने, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, कुछ स्रोतों के अनुसार सिकंदर लोदी एक असहिष्णु शासक था। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तुड़वा दिया तथा उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। उसने मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने से मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों संतों की मजारों पर जाना क्या कर दिया, प्रतिबंध जो था कर दिया था। देखिए, ब्राह्मण पर पुनः जजिया कर किसने लगाया था, सिकंदर लोदी था, जिसने ब्राह्मणों पर फिर से जजिया कर लगाया। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कबीरदास जी जो थे, प्रसिद्ध संत कबीरदास जी, वो भी सिकंदर लोदी के क्या थे, समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में क्या करता था, वो कविताएं जो था करता था। देखिए, अब ये पूछा जा सकता है कि उनकी कविताएं किस नाम से थे, तो गुलरुखी उपनाम से थी। फिर आता है इब्राहिम लोदी 1517 में। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद जो था सिकंदर लोदी बनता है। फिर आता है इब्राहिम लोदी, और ये कब बनता है, जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं का पुत्र था इब्राहिम लोदी 1517 में जो है ये गद्दी पर बैठता है, और यही दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ये क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान तो इब्राहिम लोदी था। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ, और इसी के साथ लोदी वंश का शासन तथा दिल्ली सल्तनत जो थी समाप्त हो गई। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह ने आमंत्रित किया था। मोठ मस्जिद लोदी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना, इसे सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा जो था बनाया गया था, मोठ मस्जिद। ठीक है, इब्राहिम लोदी, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेंट नाम है तो यहाँ से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी सल्तनत का सुल्तान बना, और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, गृह युद्ध से बचने के लिए अफगान अमीरों ने सिकंदर लोदी के राज्य को उसके दो पुत्रों में विभाजित कर दिया। जैसे इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, और जलाल खान जो था उसको जौनपुर का राज्य जो था दे दिया गया। पानीपत के पहले युद्ध की बात कर रही हैं, तो ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है 1526 में 21 अप्रैल को। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है। ओके, और दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम सुल्तान था, और 1526 ही था जब मुगल साम्राज्य की नींव जो थी रखी गई थी। जीत के कारण इसमें दिए गए हैं कि इब्राहिम के पास जो थी सेना अधिक थी, लेकिन वो संगठित नहीं थी। ठीक है, बाबर के पास तोप खाना था, और कुशल तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा भी जो थे बाबर के साथ थे। देखिए, बाबर ने, ये क्वेश्चन आता है, पानीपत के युद्ध में किस पद्धति का प्रयोग किया था, तुलुगमा पद्धति और रूमी विधि का प्रयोग जो था बाबर ने किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी की सेना में हाथियों पर सैनिक अधिक थे, जबकि बाबर के पास घुड़सवार जो थे वो अधिक थे। इब्राहिम लोदी एक कुशल सेना नायक पराक्रमी नहीं था, मतलब अच्छा सेना नायक जो था वो नहीं था।
ठीक है। इब्राहिम लोदी ने हमला न करके इंतजार किया और बाबर ने रात में जो था आक्रमण कर दिया। तुलगमा पद्धति की बात की है जो बाबर ने अपनाई थी। क्या है ये? इसमें सेना को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उसके बाद विपक्षी सेना जो होती है, विपक्षी सेना पर जो है सामने से और पीछे से घेर कर जो है उस पर आक्रमण किया जाता है। और बाबर ने ये पद्धति जो थी कहां से सीखी थी? उज्बेगों से जो थी ये पद्धति सीखी थी बाबर ने, और इसी को कहा जाता है तुलगमा पद्धति। ठीक है। ये कुछ निर्माण दिए गए हैं कि किसने क्या क्या निर्माण करवाया। जैसे कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहले यह जैन मंदिर था, बाद में विष्णु मंदिर बना। ऐबक ने इसे मस्जिद में, ऐबक ने इसको क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। ठीक है। भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित यह प्रथम स्थापत्य है। इसका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। फिर आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये भी एक विद्यालय था जिसको तोड़कर जो था 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था और अजमेर में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। संस्कृत विद्यालय था और इसकी दीवारों पर हरी केली नाटक के क्या है? अंश हैं। कुतुब निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनाई, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई थी 1 मंजिल की, और सिकंदर लोदी भी था जिसने थोड़ी बहुत मरम्मत उसमें करवाई थी कुतुब मीनार में। सुल्तान गढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और यह दिल्ली में स्थित है। अतारकिन का दरवाजा की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में जो था अतारकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया था। होजे शमशी और शमसी ईदगाह, इल्तुतमिश ने जो था इसको बंदाइयों में बनवाया था, होजे शमशी को। अलाई दरवाजा की मोस्ट इंपोर्टेंट, यह कुवत उल इस्लाम मस्जिद का क्या है? प्रवेश द्वार है, इसी को अलाई दरवाजा कहते हैं। इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने और पहली बार घोड़े के नाल की आकृति में जो था क्या बनाया गया था? मेहराब जो था बनाया गया था। फिर आता है जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमात खाना मस्जिद का अलाउद्दीन खिलजी ने। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में जो थी ये बनवाई थी राजस्थान में। और तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक ने जो था तुगलकाबाद किला का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, दिल्ली में स्थित और ये पंचकोणीय है। आदिलाबाद किला, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था आदिलाबाद किला को जो था बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया कोटला फिरोज शाह को। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित है काली मस्जिद। इसके अलावा निजामुद्दीन में स्थित अष्टकोणीय मकबरा खाने जहां तिलंगानी मकबरा, और इसका निर्माण जोन शाह यानी कि खाने शाह द्वितीय ने जो था इसका निर्माण करवाया था। तो ये मेन है जो जिसका निर्माण जो है जहां पर हुआ है। ठीक है। कुछ और पॉइंट जो पूरे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है आरिज़े मुमालिक, सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। पत्राचार विभाग के प्रधान को इंसाई मुमालिक, विदेश विभाग के प्रधान को इसालत मुमालिक, राजव्यय की जांच करने वाले को मुस्तौफी मुमालिक, राज्य आय की जांच करने वाले को मुसारिफे मुमालिक, गुप्तचर विभाग की को बरीदे मुमालिक। तो कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे धर्म की व्याख्या करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। धर्म की व्याख्या करने वाले को मुफ्ती कहा गया है। किसानों से जो भूमि कर लेता था उसको मुसारिफ कहा गया है। ये छोटी छोटी टर्म्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और वो भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी गई हो उसको बोला जाता है वक्फ। इमारतों को निर्माण करने वाली को मेमार कहा जाता है। ठीक। एक और है यहाँ पे, विश्वासघात में उसका आरंभ हुआ, दानशीलता में वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। यह कथन डॉक्टर RS शर्मा ने किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये शब्द किसने कहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? तो RS शर्मा ने कहे थे। RS शर्मा ने ये शब्द किसके बारे में कहे? अलाउद्दीन खिलजी। तो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए कुछ और भी है इसमें। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मेनीरियस की उपाधि जो थी मिली थी। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को क्या किया था? खलीफा का नायब कहा। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम अपनी कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया था जो 6 करोड़ 75 लाख थी। मोहम्मद गोरी ने कहा था अन्य मुसलमानों के 1 बेटा हो सकता है या 2, मेरे अनेक हजार बेटे हैं। तो ये शब्द किसने कहे? इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लोधी वंश से आते हैं। सैयद वंश से कोई क्वेश्चन जो है नहीं देखने को मिलता है। अगर आता है तो खिज खान से रिलेटेड ही जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक जो था ये कौन था? अंतिम शासक पूछा है लोधी वंश का, तो कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है। बहलोल लोधी कौन था? संस्थापक था। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी और उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी।
ठीक। चलिए अगला देखिए, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने जो थी लोदी। खिज खां ने की थी सैयद वंश की। और बाकी सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी जो थे ये लोदी वंश के शासक जो है रहे हैं। सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है, फारसी जो थी वो सुल्तानों की राजभाषा थी और उस वक्त जो भी दस्तावेज तैयार किए जाते थे वो फारसी में ही तैयार किए जाते थे। तो बस यही क्वेश्चन है जो मेनली सैयद या लोदी वंश से पूछे जाते हैं। सैयद से तो कोई पूछा ही नहीं जाता है, मेनली जो आते हैं लोदी वंश से आती है। या फिर हमने इससे पहले जो पढ़ा, एक गुलाम वंश हो गया और दूसरा तुगलक वंश, ये दो वंश है जिनसे मेनली क्वेश्चन आती है। खिलजी वंश से भी जो है आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह से क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, वो भी जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुगल साम्राज्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बाबर से पूछने देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारे आते हैं वहां से। तो वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी उसमें शासक रहे वो देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो रहेगा वही हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन कंपनियां कौन कौन सी भारत आई। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए और गांधी युग। फिर ये बचता है, उसके बाद हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक 3 से 4 वीडियो होंगी जो बनेंगी इसमें। ओके, हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। देन पॉलिटी और ज्योग्राफी, क्योंकि पेपर नजदीक है, ऑब्वियस है जून तक में भी जो है पेपर हो जाए, तो हम जो है एक एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, और क्लास को जो है थोड़ा सा बड़ा रखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।